Hello, I am Shahnawaz and today we are continuing Force and Laws of Motion part 5 with one of the most interesting topic conservation of momentum. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसा मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सामने पिक्चर्स देखकर भी आपको कुछ मज़ा आ रहा होगा और देखकर लग रहा होगा कि आज का टॉपिक कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट तो है और कुछ ना कुछ मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने प्रीवियस लेक्चर में मोमेंटम की बात की। जब हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा तब हमने बात की मोमेंटम की। एक वर्ड था, बेसिकली एक तरह का फिजिकल पैरामीटर है जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मोशन की क्वांटिटी को डिफाइन करता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर सो मोमेंटम इज़ क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन इट मीन्स कि मोशन की क्वांटिटी क्या है। देखिए जब भी हमने बात की किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की तो हमने सिर्फ और सिर्फ बात की उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। और एक्सेलरेशन को भी अगर हम देखें तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ चेंज इन द वेलोसिटी। इट इज़ बेसिकली द वेलोसिटी ओनली। वेलोसिटी की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली हम बात करते हैं मोशन की। लेकिन जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ पर आए और हमने देखा कि बेसिकली अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी को आप चेंज करना चाह रहे हैं, इट मीन्स कि उसे एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और वो फोर्स बेसिकली डिपेंड करेगा उस बॉडी के मास पर भी। जी हाँ, उस बॉडी के मास पर भी। और फिर जब हमने मास की बात की तो फिर बात आई कि चलो ऐसी एक और कोई क्वांटिटी है जो उस बॉडी के मास और वेलोसिटी में रिलेशन बता दे। तो फिर वहाँ पर एक नई टर्म हमारे पास सामने आई थी, दैट इज़ अ मोमेंटम। आपको याद आ रहा होगा, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तब हमें पता चला कि अगर हम मोमेंटम को स्मॉल पी से डिफाइन करते हैं तो स्मॉल पी इज़ बेसिकली एम इंटू वी, वेयर वी एम इज़ अ मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज़ अ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्लियर। वेयर मास तो फिक्स क्वांटिटी हो गई किसी पर्टिकुलर बॉडी की, दैट इज डिफाइंस द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन एनी ऑफ द बॉडी, और वेलोसिटी उस बॉडी के मोशन को एक्चुअल में डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करता है मोमेंटम को। अब मोमेंटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। एक छोटा सा मैं एक्टिविटी बताता हूँ। सपोज आपके पास दो बॉल्स हैं, एक बॉल आपके पास प्लास्टिक की है और दूसरी लेदर की बॉल है। हमें पता है दोनों बॉल का मास अलग अलग है, दोनों के वेट से ही अंदाज़ा हमें लग जाता है कि दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है। आपने क्या किया, दोनों बॉल को सेम वेलोसिटी से थ्रो किया किसी वॉल पर। अब क्या होगा, जब प्लास्टिक की बॉल स्ट्राइक होगी वॉल पर तो इतना कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है वॉल को। लेकिन हाँ, अगर लेदर की बॉल को आप एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से या फिक्स वेलोसिटी से आप थ्रो करेंगे तो शायद वो लेदर की बॉल आपकी वॉल को डैमेज कर सकती है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती किसी इफ़ेक्ट को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर मास भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। जिस बॉडी का मास अगर कम होगा तो फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी उसका मोमेंटम कम होगा। डेफिनेटली इसको हम वेलोसिटी के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। अगर वेलोसिटी वेरी हो रही है, इट मीन्स कि मास अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली मोमेंटम ज़्यादा होगा। और कांस्टेंट मास के लिए कम वेलोसिटी में कम मोमेंटम होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में छोटा सा एग्जांपल और है। अक्सर हम एक्सीडेंट्स के बारे में सुनते हैं। अक्सर दो व्हीकल आपस में टकरा गए, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब व्हीकल कभी टकराते हैं तो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता, कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और सबसे खास बात, सबसे ज़्यादा डैमेज के केसेस आपने तब सुने होंगे जब कोई कार या छोटा व्हीकल किसी बड़े व्हीकल लाइक ट्रक से टकरा जाता है, तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इस तरह के केसेस में नॉर्मली मोमेंटम अपना एक स्पेशल रोल प्ले करता है। एक्चुअली जब इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं इस तरह के केसेस के, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंटली देखा जाता है कि व्हाट वाज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अगर मैं बात करूं बेसिकली मोमेंटम की, तो मोमेंटम स्पेशली कॉलिजन के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मोमेंटम एंड कॉलिजन हमने साथ में लिखा हुआ है। और कॉलिजन क्या है, कॉलिजन टकराव है। अगर मैं बोल रहा हूँ आपने बॉल को स्ट्राइक किया वॉल पर तो बॉल वॉल से कोलाइड हुई, यहाँ पर कॉलिजन हुआ। अगर दो व्हीकल आपस में चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ में स्ट्राइक हुए, उनका एक्सीडेंट हुआ, तो इट मीन्स दे कोलाइड विद ईच अदर। यहाँ पर कॉलिजन हुआ दो व्हीकल्स के बीच में। कॉलिजन के बाद, टकराव के बाद दोनों व्हीकल्स की डायरेक्शन क्या रही, उनकी वेलोसिटी क्या बनी, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें डिफाइन करती है कहीं ना कहीं मोमेंटम को। यहाँ पर मोमेंटम के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसी भी बॉडी के, या मैं ऐसा कहूँ बॉडी ना कहते हुए अगर मैं सिस्टम वर्ड का यूज़ करूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, किसी सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हो रहा है कंजर्व, हमने जो वर्ड यूज़ किया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो सबसे पहले हम इस कंजर्वेशन वर्ड का मतलब भी समझ लें। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचे रहना। किसी चीज़ का अगर बचे रहना है या अगर आप उसको बचा कर रखना चाहते हैं तो इट मीन्स कि आप उसे कंजर्व कर रहे हैं।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोमेंटम का कंजर्वेशन। इट मीन्स कि मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व है, इट मीन्स कि मोमेंटम यहाँ पर बचा हुआ है। किस तरह से बचा हुआ है तो चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज इट मीन्स कि टू व्हीकल्स आर देयर हियर, one is a car and the another one is truck. Let us consider the car is having the velocity vci and the truck is having the velocity vti. Suppose the velocity of car is greater than the vti, है ना। the velocity of car क्या है, ट्रक से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, ये कार स्ट्राइक होगी इस ट्रक से। कार जब इस ट्रक से स्ट्राइक होगी तो अब क्या होगा, ट्रक को तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं ज़्यादा, जो कुछ फ़र्क पड़ेगा कार को फ़र्क पड़ेगा। मे बी पॉसिबल कि एक आफ्टर द स्ट्राइक, आफ्टर द कॉलिजन, कार की और ट्रक की मोशन के डायरेक्शन चेंज हो जाए, इनकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो चलिए अब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कि ये जो कार है बिफोर द स्ट्राइक, अगर हम इस पिक्चर को थोड़ा सा देखें तो बिफोर द स्ट्राइक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सपोज़ इस कार की वेलोसिटी वीसी आई थी और इस ट्रक की वेलोसिटी वीटी आई थी। दोनों के मासेस अपने अपने फिक्स हैं, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कार का मोमेंटम क्या होगा, ट्रक का मोमेंटम क्या होगा, सिंपली बाय द मास इनटू वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो यहाँ से कार का मोमेंटम हमें पता चल गया, हमें ट्रक का मोमेंटम पता चल गया। तो अगर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि सपोज़ ये दोनों मिलकर किसी सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिस्टम का कंजर्वेशन कितना होगा, सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा, तो कार का मोमेंटम प्लस ट्रक का मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम को हमने ऐड किया। क्लियर, दोनों के मोमेंटम को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो फाइनली हमें क्या मिला, बिफोर द कॉलिजन इस सिस्टम का मोमेंटम पता चल गया। ठीक है, अगेन क्या हुआ, जब कॉलिजन हुआ, दोनों आपस में स्ट्राइक हुए, तो क्या होगा, अगेन इस कार की और इस ट्रक की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मास तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही रहेगा। सो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इसका भी मोमेंटम चेंज हो गया, इसका भी मोमेंटम चेंज हो गया। तो अगेन इन दोनों के मोमेंटम का अगर मैं एडिशन ले लूँ तो फिर मुझे अगेन आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम मिल जाएगा। तो बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम था और आफ्टर द कोलिजन जो मोमेंटम है, जो टोटल मोमेंटम था, जो टोटल मोमेंटम है, वो दोनों हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और यही डिफाइन कर रहा है कि मोमेंटम कंजर्व रहा, मोमेंटम जो टोटल मोमेंटम था वो क्या रहा, कंजर्व रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुए। इंडिविजुअल बॉडी के मोमेंटम में चेंज हो सकता है, लेकिन जब आप टोटल देखेंगे किसी सिस्टम का मोमेंटम तो वो क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, वो हमेशा बचा हुआ रहेगा। सो यही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ होता है जिसकी मदद से बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन किसी बॉडी की स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को पता कर लिया जाता है, उसके डायरेक्शन को भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि मास तो बॉडी का क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। तो यहीं से पता लगा लिया जाता है कि बॉडी टकराने के पहले किस स्पीड में चल रही थी या किस पर्टिकुलर वेलोसिटी में चल रही थी, या टकराने के बाद बॉडी किस पर्टिकुलर वेलोसिटी से गई होगी या किस स्पीड से गई होगी। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले लॉ से पता कर लिया जाता है। इस तरह के केसेस हो सकते हैं, सपोज़ एक सामने से फ्रंट स्ट्राइक वाला केस भी हो सकता है, यहाँ पर इस तरह से केस हो सकता है, इस तरह से स्ट्राइक हो सकता है, इस तरह से स्ट्राइक हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ पर इस तरह के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उसकी मदद से फैक्ट्स को फाइंड आउट किया जाता है। तो आई होप कि अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, और आपको इंटरेस्ट भी जाग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक हमने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन आज आप ज़रूर सोचेंगे, और इसके बाद जब भी अगर आप इस तरह के कोई केसेस सुनेंगे तो आप मोमेंटम को ज़रूर याद करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम आज मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं। हमने जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ पढ़ा, और इसके बाद फिर हमने मोमेंटम पढ़ा बेसिकली। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम मैथमेटिकली यहाँ पर प्रूव करेंगे आज कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड हाउ द मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। तो चलिए यहाँ पर कंसिडर करते हैं हम। लेट अस कंसिडर सपोज the two objects, two balls A and B, say of the masses M and AB respectively। सपोज इन दोनों के जो masses हैं वो कितने हैं, M A और M B हैं respectively, and traveling in the same direction along the straight line। दोनों सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई डाउट इसमें। और इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, दोनों की वेलोसिटी सपोज UA है एंड UB है रिस्पेक्टिवली। क्लियर, और यहाँ पर किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, देयर आर द नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। ठीक है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स का यूज़, वर्ड का यूज़ हमने क्यों किया, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स जो है वो अपना इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, बॉडी की स्टेट में चेंज कर सकता है, इसलिए यहाँ पर किसी तरह का कोई अनबैलेंस फोर्स भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। ओनली द बॉडीज आर ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन।
Now let UA is greater than UB, it means कि the velocity of the body A is greater than the body B. It means कि जो पीछे वाली बॉडी है A, उसकी वेलोसिटी इस आगे वाली बॉडी से क्या हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा है. तो क्या होगा, ये बॉडी जाकर इससे स्ट्राइक होगी. चलिए ये बॉडी क्या हुई, स्ट्राइक हुई. अब जैसे ये बॉडी स्ट्राइक होती है तो ड्यूरिंग द कोलिजन विच लास्ट फॉर द टाइम टी, सपोज ये जो टकराव है, ये जो कोलिजन है, ये कितने टाइम तक के लिए रहा, टी टाइम तक. छोटा सा टाइम इंस्टेंट हो सकता है ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड. सो इस टाइम इंस्टेंट तक ये कोलिजन रहा और इस इंस्टेंट पर क्या हुआ, जो बॉडी ए है उस बॉडी ए ने बी पर एक फोर्स अप्लाई किया. ऑब्वियसली पीछे से जाकर उसको टक्कर मार रही है तो डेफिनेटली उस पर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई करेगी. सपोज ये फोर्स कौन सा होगा, एफ ए बी. द बॉडी ए इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बी, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द एफ ए बी. क्लियर. अब न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने पढ़ा है कि जब भी कोई फोर्स अप्लाई होता है तो हमेशा उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो आता ही है. अगर मैं एफ ए बी को एक्शन बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली इसका रिएक्शन भी आएगा और वो रिएक्शन क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में. सो यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, देखिए यहाँ पर अगेन बी भी ए पर फोर्स अप्लाई करेगा, बी भी ए पर एक फोर्स अप्लाई करेगा. दिस इज एफ बी ए, दिस इज एफ बी ए. अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी. क्लियर. तो यहाँ पर इसको हम माइनस सिंबल से शो कर सकते हैं. अब जैसा हमने कहा जो कॉलिजन है वो सिर्फ टाइम टी तक रहेगा यहाँ पर, तो टाइम टी के बाद जो होगा वो बॉडीज़ दोनों से सेपरेट हो जाएगी. अब कॉलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी सपोज चेंज हो गई. जो बॉडी बी है उसकी वेलोसिटी यू बी से वी बी हो चुकी है और जो बॉडी ए है उसकी वेलोसिटी यू ए से वी ए हो चुकी है. इट मीन्स कि ये क्या है, इनकी फाइनल वेलोसिटीज़. सपोज वी एंड वी बी आर द वेलोसिटीज़ ऑफ द टू बॉल्स ए एंड बी आफ्टर द कॉलिजन रिस्पेक्टिवली. क्लियर. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम मोमेंटम की बात करें, जैसा अभी हमने इनिशियली डिस्कस किया कि अगर हम मोमेंटम की बात करें तो बिफोर द कॉलिजन जो बॉडी का मोमेंटम था, मोमेंटम के पहले कॉलिजन के पहले जो बॉडी का मोमेंटम था, सपोज बॉल ए का जो मोमेंटम कितना होगा, इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसकी वेलोसिटी. अगेन जो बॉल बी है इसका मोमेंटम कितना होगा, अगेन इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसकी वेलोसिटी बिफोर द कॉलिजन. अब देखिए यहाँ पर हमने न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने देखा है कि जो चेंज इन मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. जो फोर्स अप्लाई हुआ, अब क्योंकि सपोज बॉडी का कॉलिजन हुआ, कॉलिजन में क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ. सपोज ए ने बी पर फोर्स अप्लाई किया, ए ने बी पर जब फोर्स अप्लाई किया तो दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई. ठीक है. तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ वी ए माइनस यू ए से. क्लियर. फॉर द बॉल ए. और न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं बेसिकली फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम. यह हमने इस तरह से भी पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन द वेलोसिटी. तो यहाँ से चेंज इन द वेलोसिटी, या मैं उसे कहूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर द बॉल ए वी ए माइनस यू ए. इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो ये क्वांटिटी डिफाइन कर रही है एक्सेलरेशन को. और मास फॉर द बॉडी इज एम ए. तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो बॉडी ने एफ ए बी है, जो बॉडी ए ने बी पर जो फोर्स अप्लाई किया है वो बेसिकली किससे डिफाइन हो रहा है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से. क्लियर. बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ. और सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ बॉडी बी भी बॉडी ए पर एज ए रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है, दैट इज़ एफ बी ए. वो एफ बी ए, तो एफ बी ए क्या होगा, उसकी वजह से जो मोशन चेंज हो रहा है उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं वी बी माइनस यू बी. उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा, वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टी एंड मल्टीप्लाइड बाय एम. तो यहाँ पर भी न्यूटन सेकंड लॉ से हम देख सकते हैं कि बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज इन मास मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. क्लियर. या मास इनटू एक्सेलरेशन, जैसा भी आप बोलना चाहें, जैसा आप समझना चाहें आप समझ सकते हैं, बट इक्वेशन को समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एफ ए बी एक्सर्टेड बाय द बॉल ए ऑन द बॉल बी इज एक्शन एंड द फोर्स एफ बी ए एक्सर्टेड बाय द बॉल बी ऑन द बॉल ए रिएक्शन मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर. हमने जैसे अभी कहा एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ द एफ बी ए. चलिए वैल्यूज पुटअप करते हैं. तो यहाँ से एफ ए बी की वैल्यू एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी हमने पुटअप किया. अगेन एफ बी ए के लिए वैल्यू पुटअप की, माइनस भी साथ में लगाना भूलना नहीं है हमें, माइनस सिंबल भी हमने साथ में लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया, सॉरी. अगेन देखिए यहाँ पर क्या होगा, एम ए इंटू वी ए. यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखिए टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर के टर्म्स कैंसिल आउट हो गई. फाइनली अंदर मल्टीप्लिकेशन किया हमने, ब्रैकेट्स को ओपन किया, फाइनली हमें ये इक्वेशंस मिलेगी. अब चलिए जो वी वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं, यू वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं. तो देखिए एम ए वी ऑलरेडी यहाँ पर है, इसको उठाकर हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो गया. अगेन
ये माइनस है, एम ए यू ए इसको इस तरफ लाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। सो फाइनली हमें एक इक्वेशन यहाँ पर ये मिल रही है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए आप, तो देखिए यहाँ पर एम ए इंटू वी ए क्या डिफाइन कर रहा है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए, एम बी वी बी क्या डिफाइन कर रहा है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी है, वी, जो कॉलिजन के बाद वाली है, इट मीन्स की फाइनल वेलोसिटी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए आफ्टर द कोलिजन, मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी आफ्टर द कोलिजन। और यहाँ पर एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी क्या बोल रहा है, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर द कोलिजन। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एम ए वी ए क्या शो कर रहा है, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर द कोलिजन। सिमिलरली यहाँ पर एम ए यू ए देखिए, बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी यू ए थी, इसलिए ये मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, बिफोर द कोलिजन। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज़ बिफोर द कोलिजन। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेसिकली कि हमने बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये प्रूफ कर दिया कि बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम था वो मोमेंटम बिफोर आफ्टर द कोलिजन भी रहेगा। आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू बिफोर द कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज सेम। इट मीन्स कि मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, मोमेंटम क्या रहा, कंजर्व रहा। क्लियर। तो हम देखें यहाँ पर और क्लियरली इसको समझ सकते हैं। द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स ए एंड बी बिफोर द कोलिजन, क्लियर, एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी। अगेन टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स ए बी बिफोर द कोलिजन, क्लियर, सॉरी यहाँ पर आफ्टर द कोलिजन, इसको काट के आफ्टर द कोलिजन। ठीक है। तो आफ्टर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन हमें पता चल गया। एंड फाइनली वी ऑब्जर्व दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन्स अनचेंज्ड और कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन मोमेंटम रहा, मोमेंटम जो रहा वो कंजर्व रहा, सॉरी मोमेंटम कंजर्व रहा, जबकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। So as a result of this ideal collision experiment, we say that sum of the momenta, यहाँ पर momenta is basically plural form of the momentum है, तो don't be confused, क्योंकि यहाँ पर दो बॉडीज़ के मोमेंटम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म मोमेंटा कंसिडर किया है। एज ए रिजल्ट of this ideal collision experiment, we say that the sum of the momenta of the two objects before the collision is equal to the sum of momenta after the collision, provided there is a no external unbalanced force acting on them. So this is known as a law of conservation of momentum. This is known as a law of conservation of momentum. Or this statement can alternatively be given: the total momentum of the two object is unchanged or conserved by the collision. क्लियर। टोटल मोमेंटम बॉडी का कभी भी चेंज नहीं होता कॉलिजन की वजह से, वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, और आपको एक नया फैक्ट आज पता चला होगा मोमेंटम के बारे में। इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखिएगा और अपने सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली यू कैन व्हाट्सअप टू मी। और हाँ, अगेन याद रखिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सामने जो फेस आइकॉन नज़र आ रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए, इसके बाद बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे जो फर्दर लेक्चर्स हैं वो ईजीली आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।